तो आपने एमसीए क्यों नहीं किया, बीसीए करके एंट्री क्यों ली? एमसीए ना करने का सबसे बड़ा मेरा रीजन था कि मतलब फाइनेंशियल हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं था। इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग होती है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है। मतलब जितने भी सपोर्ट बेस्ड आपकी कंपनीज है, आप बात कर लो टाटा की बात कर लो या फिर एक्सेंचर की बात कर लो, विप्रो की बात कर लो, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि एसएपी क्या है, एसएपी बेसिस क्या है। बट हाँ ठीक है, प्रोजेक्ट मिला है, कुछ नई चीजें हो रही है तो अपन चले गए उस प्रोजेक्ट में। आईटी में जैसा होता है केटी सेशन होता है कि कोई भी नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है या फ्रेशर ज्वाइन करता है तो केटी चलता है वहाँ पे। तो ऐसे ही धीरे धीरे केटी चला, तो केटी में कुछ समझ नहीं आया। एसएपी एक काफ़ी बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है। अब ऐप मॉड्यूल है, आपका फीको है, एसडी है। एक नर्स का काम होता है कि अपने पेशेंट के साथ मतलब उस पेशेंट को देखना दिन रात। इसी तरह से बेसिस वाला बंदा भी यही करता है कि हाँ उस सिस्टम को उसको पूरी जी जान से जो है देखना है, उसमें कोई इशू ना हो, इशू हो तो उसको रेक्टिफाई करना है। अगर उसको अपग्रेड की जरूरत है, डेवलपमेंट, अगर आप वेबसाइट जाते हो तो आपको वहाँ पे कोडिंग करने का मौका मिलेगा। सपोर्ट नहीं देना है, आप सिस्टम बिल्ड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, नया सिस्टम आर्किटेक्ट लेवल पे आप काम करोगे। तो अदर मॉड्यूल की बात करते हैं तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है एसएपी की? तो बाकी फील्ड मतलब एसएपी की बाकी मॉड्यूल में भी है रिक्वायरमेंट, जैसे अब ऐप में है। अब ऐप में आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप अब ऐप में जा सकते हो। फीको है, फीको इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल, ठीक है। अब एचआर है, एसडी है। तो इसी तरह से क्या है कि हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है, नो डाउट। आसपास कोई ऐसे मोटिवेट करने वाला नहीं था कि हाँ ये बंदा भी स्विच मार रहा है या ये इस कंपनी में अप्लाई कर रहा है। तो वो स्विच करने का बेस्ट टाइम होता है एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज इक्वल्स टू पैसा ही पैसा। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर होल एसएपी में? देखो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है और हर प्रोजेक्ट में है, बट कैसा है कि इंटरव्यू के इसके लिए कॉल नहीं आते। अगर इंटरव्यूज के लिए कॉल नहीं आगे तो आप सेलेक्ट कैसे होंगे? तो आपने कैसे किया था ये फेस कैसे फेस किया था? बिना पढ़ाई करे मार्केट में घुस गए अपन इंटरव्यू देने। तो मेरे को अभी भी याद है कि मेरा सबसे पहला इंटरव्यू एक्सेंचर का था और उसके बाद एलएनटी का था। तो मात्र वो 10 मिनट इंटरव्यू चला और उसी टाइम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब उनके मुंह से पता लग गया था कि उसी टाइम मैं रिजेक्ट हूँ। इन्फोसिस छोड़ने का रीजन क्या है? क्यों इन्फोसिस छोड़ा? एक रीजन मुझे पता है कि पैसा, नो डाउटर, वो बहुत जरूरी होता है। दूसरा रीजन, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आपने क्वेश्चंस कहाँ से निकाले थे, और एक चीज की इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो आपकी सैलरी इजिली 12 से 20 के बीच बचा सकती है। तो और है पैसा अच्छा खासा। अच्छा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर तो पैसों का तो भाई गौरव भाई को ज्यादा पता होगा पैसों का, नो डाउट। बहुत पैसा है। नहीं, नो डाउट आईटी में पैसा तो है, बट आपने काउंटर क्वेश्चन अच्छा किया। तो आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, भैया एसएपी के लिए पॉडकास्ट लेके आयो, एसएपी के लिए पॉडकास्ट लेके आयो। तो फाइनली हम एसएपी के लिए पॉडकास्ट लेके आ गए हैं एंड हमने सारी चीजें इस तरह से डिस्कस की हैं कि भाई एसएपी में एंट्री कैसे लेते हैं, कहाँ से सीखते हैं, कैसे इंटरव्यूज देते हैं। अगर आपको कंपनी चेंज करनी होती है तो आप कंपनी कैसे चेंज करोगे, कैसे इंटरव्यूज के क्वेश्चन सर्च मारोगे। अगर आपको पैकेज देखना होगा तो आपको पैकेज कितना मिलता है यहाँ पे। एंड उससे अच्छी बात यह है, जिनका हमने पॉडकास्ट लिया है उन्होंने बीसीए किया है, मतलब बीटेक डिग्री नहीं है, उन्होंने एमसीए भी नहीं किया। तो बीसीए के बाद सीधा इन्फोसिस में जाना एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद इतना अच्छा पैकेज उठाना, तो सारी चीजें हमने पॉडकास्ट में जी शूट की हैं एंड डिस्कस किया सारे पॉइंट्स के बारे में। तो चलो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं एंड आपको ना सारे इनसाइट्स बता देते हैं। हाय चंदन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको। अभी आज वीकेंड चल रहा है, स्टार्ट हो गया वीकेंड और आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। तो आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने बीसीए किया है एंड बीसीए के बाद सीधा आपने इन्फोसिस में एंट्री ली थी एंड उसके बाद कंपनी चेंज किया, अभी आप टी सिस्टम में काम कर रहे हो और अच्छा खासा पैसा उठा रहे हो। आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। तो मतलब आपसे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। इसके बारे में पूछेंगे आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन कैसे की, और बीसीए के बाद सीधे यहाँ पे क्यों, मतलब आपने एमसीए क्यों नहीं परस्यू किया। तो सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे। तो ओवर टू यू चंदन। तो गौरव भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो जैसा कि मेरा वीकेंड चालू हो गया तो आपका भी चालू हो चुका है। अपने आईटी वाले का यही वीकेंड चालू होता है आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जैसा कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैंने बीसीए स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरी जो है कैंपस प्लेसमेंट हुई थी इन्फोसिस में। और हालांकि उस टाइम पे क्या था कि आईटी इस लेवल के इतने बूम पे नहीं था जो कि अभी के टाइम पे बूम पे है। बट उस टाइम भी बीसीए वालों को हायर करने लगे थे आईटी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि पैकेज कम देते हैं। तो हायरिंग उस टाइम पे भी शुरू थी और मेरे पास उस टाइम पे कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जितने भी मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिए थे ऑलमोस्ट सब में ही रिजेक्ट था, एक्सेप्ट एक टीसीएस का मेरा क्लियर हुआ था। बट मेरे पास उस टाइम इन्फोसिस का ऑफर था और मैंने वो एक्सेप्ट किया और उसके बाद जर्नी चलती रही। अच्छा, तो आपने मत पहले जब इंटरव्यू दिया था इन्फोसिस का, उसका एप्टी का एग्जाम हुआ। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने बीसीए के बाद एमसीए क्यों नहीं किया? क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं ना
कि यार बीसीए कर लो तो उसके बाद एमसीए कर लो तो उसके बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। जैसा आपने टैग किया था कि आपको पैकेज जो इनिशियल पैकेज मिला था इन्फोसिस में वो थोड़ा कम मिला था, क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल होती है ना वो ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव की होती है। तो आप एमसीए करते, बीटेक एमसीए करने के बाद एंट्री लेते इन्फोसिस में, तो आपको जो प्रोफाइल मिलती वो सिस्टम इंजीनियर की मिलती है एंड उसका पैकेज भी आपको अच्छा मिलता। तो आपने एमसीए क्यों नहीं किया, बीसीए करके एंट्री क्यों ली? तो गौरव भाई क्या होता है कि एक तो सबसे पहली चीज पढ़ाई का मन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीसीए कर लिया तो उसके बाद आपको एमसीए फिर से 3 साल की करनी है, मतलब फिर से 3 साल का कॉलेज। और शायद एमसीए ना करने का सबसे बड़ा मेरा रीजन था कि मतलब फाइनेंशियल हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं था कि और पैसे लगाए जाए मेरे ऊपर। ऑलरेडी बीसीए में काफ़ी खर्चा हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि अगर आईपी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, और इतने पैसे भी नहीं थे कि हाँ 3 साल और पैसे दिए जाए हर सेमेस्टर या हर ईयर। तो और एक मन में था कि हाँ अब कमाना है, क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों को सपोर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये थी, और सेकंड चीज़ थी दिमाग में कि नहीं यार अब पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब 15 साल पढ़ चुके हैं, बस ऐसा लगा कि बहुत है। तो ये 2 रीज़न थे एमसीए ना करने के। अच्छा, तो जैसे आप इन्फोसिस में प्लेस्ड हुए थे तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह मैसूर में हुई थी, तो आप थोड़ा सा ट्रेनिंग के ऊपर बताओगे कि ट्रेनिंग कैसे हुई थी, आपको किस टैक में आपको मतलब ट्रेनिंग मिली थी, कैसे स्टार्ट हुआ था सारी चीज़ें? और भाई जैसा कि आपको पता है कि इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग होती है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग है, मतलब जितने भी सपोर्ट बेस्ड आपकी कंपनीज है, आप बात कर लो टाटा की बात कर लो या फिर एक्सेंचर की बात कर लो, विप्रो की बात कर लो, क्योंकि माइसोर अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। और वहाँ मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 3 महीने हुई थी, और 3 महीनों में भाई वहाँ पे सब कुछ ही हमने ज़िंदगी जी ली। वहाँ पे बर्तन धोना सीख लिया हमने, वहाँ पे टाइम कैसे पंक्चुअल होना है, टाइम पे कैसे पहुँचना है, मतलब वो जो 3 महीने थे उसने हमें सब कुछ सिखा दिया। इतना बड़ा कैंपस, मतलब कैंपस के अंदर आप मानोगे नहीं 7 से 8 फूड कोर्ट्स है, उसके अलावा मूवी थिएटर है एंड आपका स्विमिंग पूल, जिम, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। जैसा कि कैसे मैं बोलूँ कि एक हम अलग ही दुनिया में बंद गए थे कि चारों तरफ उसकी बाउंड्री है, हम बीच में हैं। वहाँ पे आप साइकिल्स आपको अवेलेबल है, आपको वहाँ पे खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल है, ग्रोसरीज के लिए अवेलेबल है चीज़ें आपको, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का आपका ध्यान रखा गया था। वहाँ पे रहने के लिए आपके ईसीसी 5 स्टार मतलब कह सकते हो कि रूम्स थे वहाँ पे। तो सारी चीज़ें थी, वो जो 3.5-4 महीने का जो एक्सपीरियंस था, मतलब वो आज मुझे 5 साल हो चुके हैं, बट आज भी वो चीज़ें जब मैं उसकी वीडियो देखता हूँ या फिर उस कैंपस की फोटो कहीं देखता हूँ तो यादें जो है बिल्कुल ताज़ा हो जाती है एकदम। करेक्ट। सो बेसिकली अभी आपने ना एक्साइटमेंट बढ़ा दिया उन लोगों के जिनके पास ना अभी इन्फोसिस के ऑफर लेटर है, और उन लोगों के लिए भी जो लोग अभी इन्फोसिस के लिए अप्लाई करने वाला है कि यार नहीं इन्फोसिस मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि भाई मैंने बैक साइड इंजीनियर की ना वीडियो देख ली एंड उसमें चंदन भाई ने बताया भाई कैंपस बहुत प्यारा होता है और जो लाइफ होती है वो 4-5 महीने की वो तगड़ी होती है, एक नंबर होती है। बिल्कुल। तो अच्छा, ट्रेनिंग की जैसे बिल्कुल भाई। जब आपने ट्रेनिंग की थी तो उसमें आपको टैग क्या सिखाया गया था, मतलब किस टेक्नोलॉजी आपको आपको मतलब ट्रेनिंग दी गई थी? मतलब वहाँ ट्रेनिंग कैसा रहता है कि आपको रैंडम बेसिस पे कुछ भी ट्रेनिंग में डाल देते हैं। जैसे कि मुझे जो है विंडोज़ के ऊपर ट्रेनिंग मिली थी, विंडोज़ और थोड़ा बहुत लाइनक्स का पार्ट था, एंड बाकी मेरे कई दोस्तों को जावा के लिए ट्रेनिंग मिली थी, कई दोस्तों के लिए टेस्टिंग की ट्रेनिंग मिली थी उनको। तो ऐसे ही करते करते सबको अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाता है, और पाइथन जो है सबका कॉमन होता है, मैंने पाइथन पे भी ट्रेनिंग करी, और थोड़ा बहुत डीबीएमएस भी था। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल ट्रेनिंग, जेनरिक ट्रेनिंग। और उसके बाद जब हम स्ट्रीम ट्रेनिंग में जाते हैं तो स्ट्रीम में सबका डिफरेंट हो जाता है। तो मैं चला गया था विंडोज़ में, दोस्त लोग चले गए थे जावा में, कोई टेस्टिंग में चला गया था। तो बेसिकली मेरी विंडोज़ पे ट्रेनिंग हुई थी। तो जब आप ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल। कंप्लीट हुई थी तो आपको प्रोडक्शन में किस टाइप का प्रोजेक्ट मिला था, बेंच पे कितने महीने रुकना पड़ा था आपको, और प्रोजेक्ट कैसे असाइन किया था आपने, कितने एफर्ट्स लगाए थे प्रोजेक्ट के लिए? मतलब जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी ऑलमोस्ट 2018 में, अप्रैल के आसपास, उसके बाद जो मुझे लोकेशन मिली, जो डीसी मिला था मुझे, पुणे डीसी मिला था, तो फिर मैं मैसूर से सीधा पुणे आया। और उसके बाद क्या हुआ था कि उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम बेंच पे नहीं बैठना पड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन बेंच पे था मैं। और सडनली मुझे मतलब ऐसा कॉल आया है कि आपको बेंगलोर का प्रोजेक्ट मिला है। बट ऐसा क्या था कि मैं उस जगह से आया हूँ, मैसूर और बेंगलोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 3-4 घंटे की दूरी है। तो मुझे ऐसा था कि अभी वहाँ नहीं जाना है, अभी पुणे की लाइफ जीनी है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का यहाँ पुणे में ही हुआ है। तो मैंने वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। और इन्फोसिस में उस टाइम पे रूल कैसा था कि आप एक प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर सकते हो, और अगर आप सेकंड प्रोजेक्ट रिजेक्ट करते हो तो आपको अपनी मर्जी से वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। तो मेरा एक रिजेक्शन हो चुका था,
तो सेकंड प्रोजेक्ट में कैसा था, थोड़ा प्रेशर था कि हाँ अब कुछ भी हो अपने को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो वो अपनी मर्जी से चेन्नई वगैरह भी भेज सकते हो। तो चेन्नई जाना वैसे ही थोड़ा वो था कि हाँ उधर सीधा नॉर्थ से साउथ जाना वो अलग ही बात हो गई। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट लकीली क्या हुआ कि आफ्टर 15 to 20 days मुझे एसएपी बेसिस के लिए कॉल आया कि हाँ आपको एसएपी बेसिस का प्रोजेक्ट एलोकेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि एसएपी क्या है, एसएपी बेसिस क्या है, बट हाँ ठीक है प्रोजेक्ट मिला है, कुछ नई चीज़ें हो रही है तो अपन चले गए उस प्रोजेक्ट में, और वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई एसएपी बेसिस की। तो मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोजेक्ट मिले, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा ही होता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो चीज़ सिखाया जाता है ट्रेनिंग में आपको उस बेसिस पे प्रोजेक्ट ना मिले। क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों को जावा सिखाया गया था, बट आज वो किसी और फील्ड में, कोई सेल्स फोर्स में है, कोई कहीं है, कोई सी शार्प में है, बट उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी उस पर उसको प्रोजेक्ट नहीं मिला है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। या ऐसा ऐसा होता भी है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपको प्रोडक्शन बिल्कुल। में आपको प्रोजेक्ट मिला था, नो डाउट आपको कुछ नहीं आता था ऐसे भी बेसिक्स के बारे में, तो आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपको केटी दी थी, आपने कहाँ से इनिशियली स्टार्ट किया था, कैसे सारी चीजें मैनेज की थी आपने? मतलब जैसा कि जब मैं गया प्रोजेक्ट में तो उस टाइम ऑब्वियसली नया था एसएपी टर्म मेरे लिए। तो वहाँ पे जो सीनियर्स थे, काफ़ी हमारी टीम ऑलमोस्ट 15-16 लोगों की थी। तो वो कैसा था कि पहले तो आईटी में जैसा होता है केटी सेशन होता है कि कोई भी नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है या फ्रेशर ज्वाइन करता है तो केटी चलता है वहाँ पे। तो ऐसे ही धीरे धीरे केटी चला, तो केटी में कुछ समझ नहीं आया, बट जैसे जैसे एसएपी बेसिस में टाइम बीतता गया उस हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें अपने को समझ आने लगी कि हाँ बेसिस क्या है, अच्छा ये सिस्टम्स है, अच्छा अपने को ये अपग्रेड करना है, इस टाइप से वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे समझ आने लगा। अगर मैं पूछूं कि एसएपी बेसिक में बेसिकली सारी चीजें होती क्या है, क्या करते हैं हम बेसिकली? एसएपी एक काफ़ी बड़ा फील्ड है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है। अब ऐप मॉड्यूल है, आपका पिको है, एसडी है। अगर हम बात करें बेसिस वालों की, पर्टिकुलर एसएपी बेसिस वालों की, तो उनका काम कैसा है कि किसी एक सिस्टम को उनको बिल्ड करना, इंस्टॉलेशन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उसमें कुछ इश्यूज ना हो, मतलब उसकी टेक केयर है। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बात करूं, जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स का काम होता है कि अपने पेशेंट के साथ, मतलब उस पेशेंट को देखना दिन रात कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कुछ चीज़ें लगानी हो तो हाँ वो नर्स ही लगाएगी, कुछ मीटर वगैरह लगाना हो तो। इसी तरह से बेसिस वाला बंदा भी यही करता है कि हाँ उस सिस्टम को उसको पूरी जी जान से जो है देखना है, उसमें कोई इशू ना हो, इशू हो तो उसको रेक्टिफाई करना है, अगर उसको अपग्रेड की ज़रूरत है तो अपग्रेड करना है, कुछ चेंज करना है तो उसको बेसिस वाला बंदा चेंज करेगा। तो ये जो है कह सकते हो कि आप बेसिस वाले बंदे का जो काम एक नर्स की तरह होता है। ओके, तो टोटली ये सपोर्ट प्रोजेक्ट होता है, राइट? नो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अगर आप वेबसाइट जाते हो तो आपको वहाँ पे कोडिंग करने का मौका मिलेगा, और अगर आप बेसिस में आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप इस थोड़ा रोल से हटके ऊपर जाओगे, मतलब सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं देना है, आप सिस्टम बिल्ड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, नया सिस्टम आर्किटेक्ट लेवल पे आप काम करोगे। तो इस तरह से, बट स्टार्टिंग के 3 साल आपको मैं बोल सकता हूँ फॉर श्योर कि आपको मॉनिटरिंग का काम करना पड़ेगा, मतलब प्योर सपोर्ट। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि एसएपी में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, एसएपी बेसिस उसका एक मॉड्यूल है, राइट? तो अदर मॉड्यूल की बिल्कुल बात करते हैं तो बिल्कुल। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है एसएपी की? मतलब अगर मैं बोलता हूँ कोई से भी मॉड्यूल से मैं उठ के जाता हूँ मार्केट में, तो मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो गौरव, अभी कैसा है कि एसएपी बेसिस जैसा कि धीरे धीरे ऑटोमेशन आते जा रहा है मार्केट में, उस तरह से जो ऐसी चीजें हैं कि जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, तो जॉब्स की काफी कह सकते हो कि आपको एक्सेल करना पड़ेगा अपनी फील्ड में। तो बाकी फील्ड, मतलब एसएपी की बाकी मॉड्यूल में भी है रिक्वायरमेंट, जैसे अब ऐप में है, अब ऐप में आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप अब ऐप में जा सकते हो। फिको है, फिको इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल, ठीक है। आप एचआर है, एसडी है। तो इसी तरह से क्या है कि हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है, नो डाउट, बट बेसिस कैसा है कि एक मैंने जो ऑब्जर्व किया इतने सालों में कि एवरग्रीन फील्ड है, कि इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं है और प्योर सपोर्ट का काम भी नहीं करना है, मतलब वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा आने वाला टाइम में बेसिस का फ्यूचर है मेरे हिसाब से अभी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से वो लोग होते हैं जिन्हें कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता बट उन्हें आईटी में जाना होता है, तो वो इस फील्ड की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एकदम नॉन आईटी, मतलब जिनको कोडिंग से जिनका लेना देना नहीं है, लाइक मैकेनिकल, तो वो लोग एसएपी बेसिस में बहुत प्यार से आ सकते हैं, चीज़ें समझने में ईजी होगी उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो उन्हें आराम से इजीली इस प्रोजेक्ट में मूव ऑन होना है तो हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कोडिंग की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल 100%। तो एक चीज बताओ, जैसे आपने इन्फोसिस में कितने ईयर तक काम किया था? तो मैं इन्फोसिस में ऑलमोस्ट 3.5 साल था, 3.25 4 साल लगभग। हम्म। तो मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने शुरुआत किया था, बट बीच में कोविड आ गया था। और जब कोविड आया तो लोग मतलब घर पे ही थे, तो उस टाइम कैसा था कि सारी चीज़ें अपना ध्यान कोविड की तरफ था, ना कि अपने को कंपनी चेंज करना इस तरफ। तो और इसी चक्कर में कैसा था कि वो धीरे धीरे करता करता अपना थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा मैंने इन्फोसिस में बिता लिया। हम्म। तो उसकी वजह से आपने ना ट्राई नहीं किया था पहले कंपनीज में अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा था कि हाँ उस टाइम अपने आसपास ऐसा माहौल नहीं था, क्योंकि हम लोग क्या था कि घर से काम कर रहे थे और हाँ। ऐसा अपने को कभी एक्सपीरियंस नहीं था, और आसपास कोई ऐसे मोटिवेट करने वाला नहीं था कि हाँ ये बंदा भी स्विच मार रहा है या ये इस कंपनी में अप्लाई कर रहा है। तो जो था हमारा सारा ध्यान कोविड की तरफ था और वर्क फ्रॉम होम की तरफ था, तो इस चक्कर में कैसा था कि वो माहौल उस टाइम बन ही नहीं पाया जल्दी स्विच करने का। करेक्ट, ऐसा ऐसा होता भी है कि जब माहौल नहीं बनेगा ना तब तक आप में आती नहीं है चीजें कि अरे मेरे को भी चीजें करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को बिल्कुल कंपनी चेंज बिल्कुल करनी है। बिल्कुल तो अब मैं बिल्कुल। एक चीज पूछना चाहूंगा इस चीज के लिए कि जैसे आपने 3.5 ऑलमोस्ट निकाला था इन्फोसिस में, अगर आप और लोगों को सजेस्ट करोगे, मेरी ऑडियंस को सजेस्ट करोगे, तो आप कितना कहोगे यार अगर आप इनिशियल स्टार्ट करते हो ना किसी कंपनी में, तो आप कितने ईयर तक रह सकते हो उस कंपनी में एंड देन उसके बाद कंपनी चेंज कर दो? तो गौरव भाई, ये तो पहली चीज़ तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अभी मेरे कई दोस्त हैं जिनको 5 साल हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर इन इन्फोसिस। कई दोस्त ऐसे भी थे जो 2 साल पे निकल गए और किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो लोगों की पर्सनल गोल क्या है वो इस पे डिपेंड करता है। कोई किसी अदर चीज़ों की तैयारी कर रहा है तो उसका मकसद रहता है कि हाँ मैं उसी प्रोजेक्ट में रहूँ, क्योंकि एक कंफर्टनेस आ जाता है उस प्रोजेक्ट में अगर हम सेम प्रोजेक्ट में काफ़ी सालों तक रहे। बट एक मैं आइडियल टाइम बोलूँ तो आइडियल टाइम जो है 3 साल सही रहता है किसी भी प्रोजेक्ट से निकलने का या किसी भी कंपनी से स्विच मारने का। मतलब 2.5 साल से लेके 3 साल, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो चलता है, बट 3 साल एक आइडियल टाइम है किसी भी कंपनी से, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी आ जाता है और एक अच्छी खासी एक आपको नॉलेज भी आ जाती है। तो वो स्विच करने का बेस्ट टाइम होता है एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज इक्वल्स टू पैसा ही पैसा। नो नो डाउट, पैसा तो डेफिनेटली मिलता है जब आप कंपनी चेंज करते हो ना, तो काफी अच्छा पैसा बिल्कुल मिल जाता है आपको, 100% हाइक मिल जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, मतलब मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, मतलब आगे आपके इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस भी पूछना है, कैसे आपने इंटरव्यू दिया, कहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट किए, बट उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी फील्ड में एसएपी बेसिस में ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर होल एसएपी में? देखो, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है और हर प्रोजेक्ट में है, बट कैसा है कि स्टार्टिंग में आपको अगर आपको एक्सपीरियंस 3 4 साल का है तो आपको डेफिनेटली कोई चांस नहीं मिलने वाला है। और अगर कोई आपको ऐसा बोल के रोक रहा है या कोई आपको ऐसे झूठी चीज़ें, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सलाह मशवरा दे रहा है कि आपको हाँ। हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा 4 साल, हाँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको 7 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है किसी भी आईटी कंपनी में तो वो चांसेस कम है। हाँ, कई प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोग हैं, मतलब 2 3 लोग ही काम कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी आई तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बंदा जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में 6 7 साल से हो, 8 7 साल से हो, तो ऑब्वियसली अगर आप इतने पुराने बंदे हो तो जब ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको भेजा जाएगा। बट कोई अगर आपको कह रहा है कि 3 साल में आपको ऑन साइड भेज देंगे तो वो एक मिथ है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। तो नहीं, ये ये ऐसा चीजें हैं। ऐसा होता भी है, मतलब जब आप स्टार्टिंग में करते हो ना, तो आपने बोला कि नहीं मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ एंड अगर मेरे को रीजन दे दो, तो बोलते हैं कि नहीं मेरे को अगर ऑन साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो मैं कंपनी में रहता हूँ, नहीं तो नहीं रहता। तो बहुत सारे मैनेजर होते हैं, बोल बिल्कुल देते हैं ठीक है आपको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी दे देंगे। बट ऐसा नहीं है कि 100% ट्रू भी हो, कभी कभी आपको मिल भी जाती है, बट मतलब 20% बोल दो कि हाँ, आपको मिल करेक्ट सकती है ऑन साइड अपॉर्चुनिटी, 80% आपको नहीं करेक्ट मिलेगी। करेक्ट करेक्ट क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि करेक्ट मैनेजर को कहीं ना कहीं आपको ना रिटेन करना ही होता है, तो वो कहीं ना कहीं रिटेन बहाने करना है। बनाएंगे कि यार ठीक है आपको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी दे देंगे, आप कंपनी में रुक जाओ। तो इसके लिए मैं ना एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि भाई जब भी आपको मैनेजर ऐसा बोले तो आप लिखवा लो, मेल लिखवा लो प्रॉपर कि भाई मेरे श्योर, मैनेजर ने हाँ ये हाँ दिया है, करेक्ट। क्योंकि क्या पता आपके मैनेजर आपके रिटेन होने के बाद 2 महीने बाद छोड़ दें, है ना? तो कोई हाँ दूसरा हाँ मैनेजर करेक्ट आएगा तो आप करेक्ट। बता तो सकते हो मेरे पास मेल है, देखो रिटर्न में मेल है कि भाई मेरे को ऑन साइड अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल लिए बोला था उन्होंने। तो ये चीजें होना बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जरूरी है। अब कभी कभी कैसा होता है कि उन्होंने आपको रोक लिया हाँ। कि आपको ऑन साइड भेज रहे हैं, और नो डाउट वो प्रोसेस इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, बट कैसा हुआ ना कि उस चीज़ को होते 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 वो 2 2.5 साल लग जाएंगे कि हाँ आपको भेजेंगे 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 करते करते आप
2-2.5 साल रुक जाओगे और आपने क्या वहाँ पैसा भी खोया, अगली कंपनी आपको अच्छा खासा हाइक देके बुला रही थी बट आप नहीं गए, Correct. सिर्फ ऑन साइड की वजह से रुक गए, तो आपने 2-2.5 साल भी गुजारा, क्या पता आप अगली कंपनी में जाते तो आपको वहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो इसमें क्या है कि आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, सारे फैसले आपको दिमाग से लेने पड़ेंगे, दिल से नहीं लेना कि हाँ मैनेजर बोल रहा है तो रुक जाना, हाँ। ऐसा नहीं है। मतलब भावुक नहीं होना है कि चलो मैनेजर ने बोल दिया ठीक है हाँ, done। भावुक नहीं होना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो हम ना और बिल्कुल। चीजों पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपने कंपनी चेंज की थी, तो कंपनी चेंज की थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी एंड आपने कैसे कैसे अप्लाई किया था? मतलब कौन कौन से एरिया से आपने अप्लाई किया था, कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिली थी, कहाँ से आपको इंटरव्यूज के कॉल आए थे? क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों के लिए। जब आप रिज्यूमे कहीं पे सेट करते हो तो इंटरव्यू के इसके लिए कॉल नहीं आते। अगर इंटरव्यूज के लिए कॉल नहीं आ गए तो आप सेलेक्ट कैसे होंगे? तो आपने कैसे किया था ये फेस कैसे फेस किया था? तो गौरव भाई, सबसे पहले क्या था कि अपने को जब टाइम हो गया 3.5 साल, पौने 4 साल लगभग, तो अपन ने 3.5 साल बाद सोचा कि हाँ यार अब स्विच करने का टाइम है, और बिना पढ़ाई करे मार्केट में घुस गए अपन इंटरव्यू देने। तो मेरे को अभी भी याद है कि मेरा सबसे पहला इंटरव्यू एक्सेंचर का था और उसके बाद एल का था। तो मात्र वो 10 मिनट इंटरव्यू चला और उसी टाइम उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनके मुंह से पता लग गया था कि उसी टाइम मैं रिजेक्ट हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपने को समझ आया कि नहीं यार, इंटरव्यू ऐसे नहीं देना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू छोड़ा थोड़े 2-3 महीनों के लिए और पढ़ाई करनी शुरू करी। मतलब अलग अलग आप बोल सकते हो कि यूट्यूब साइट्स पे गया, मैं वेबसाइट्स पे गया, स्पेशली ऐसे भी बेसिस के लिए आपको दुर्गा प्रसाद मिल जाएंगे, वेबसाइट जो एक बहुत अच्छे उन पे ट्यूटोरियल्स है, बोल सकते हो ब्लॉग्स हैं उनके, और हाना अकेडमी है, और भी बहुत सारे। मतलब आज के टाइम पे क्या है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस आपको कैसा है कि सर्च करने आना चाहिए। और इसके अलावा मेरे को और क्या क्या प्रॉब्लम आई कि कैसे स्टार्ट करना है इंटरव्यू में, क्वेश्चंस कैसे है, किस क्वेश्चन का कितना आंसर देना है। तो ये चीज़ें कैसा है कि आपको देते देते जो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता रहेगा। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर एक जो है गौरव भाई प्लेलिस्ट बना रखी है, हम्म। स्टार्टिंग से कैसे आपको अप्लाई करना है टू द एंड आपको कैसे जो है एचआर के साथ डील करना है। मैंने सारी की सारी चीज़ें जो इसके ऊपर बना रखी है, तो आप, मैं प्लेलिस्ट का आप हो सके तो पॉसिबल है तो आप लिंक डाल देना, करेक्ट, हाँ। तो बहुत हेल्प मिलने वाली बच्चों को। हम्म। वो मैंने आपकी वीडियो देख रखी है, आपने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके ऊपर कैसे आपने इंटरव्यूज देना है, कैसे सारी चीजें हैंडल करनी है, वो मैंने आपकी वीडियो देख बिल्कुल रखी है। तो बेसिकली आपने रिसोर्सेज कलेक्ट किए थे टोटली, मतलब यूट्यूब पे सर्च मार के सारी चीजें? नहीं, मैं भी एक चीज सजेस्ट बिल्कुल करूंगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज देते हो ना, जब मैंने भी फेस किया था, तो ऐसे ही उतर जाते हैं हम इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन होता क्या है ना, तुम एक चीज पे काम कर रहे होते हो और उसमें उस फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे होते हो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो इंटरव्यू होता है ना, बिल्कुल वो आपसे सारी चीजें फील्ड से पूछ सकता है, ना कि एक चीज को पॉइंट आउट करके बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे। जितने भी आपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आती है और बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में बोलते हैं ठीक है आज इंटरव्यू दे लेते हैं, आ गया कॉल, एचआर का कॉल है, आज तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं भाई, बहुत प्रॉब्लम होती है उसके बाद भी। चंदन भाई, आपने भी मेंशन किया था कि होती है बिल्कुल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। वो हमेशा ही होता है गौरव भाई कि कभी भी आप जिस चीज पे काम कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको सिर्फ वही पूछा जाए। हम्म। वो छोड़ के आपको अलग अलग चीजें पूछी जाती है, एडवांस लेवल की चीजें पूछी जाती है, इधर की चीजें पूछी जाती है। तो आपको कैसा है कि इंटरव्यू झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ मैंने ये भी काम किया है, मैंने ये भी काम किया, मैंने ये भी काम किया हुआ है। हम्म। और उस काम को जस्टिफाई करने के लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है उसके बारे में। हम्म। जैसे कि एसएपी बेसिस में बात करूँ तो मैंने हाना पे काम नहीं किया था, हाँ। बट कैसा था कि उस टाइम पे हाना डेटाबेस की बहुत डिमांड थी। तो फिर मुझे बोलना पड़ा कि हाँ मैंने हाना पे काम किया है और उस हाना की मैंने पढ़ाई अलग से करी थी। तो आपको हमेशा ये चीज़ें करनी पड़ेगी इंटरव्यू की, छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से पढ़नी पड़ेंगी। और इंटरव्यू में सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब भी कोई इंटरव्यू देते हो तो उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, ताकि वो आपके अगले इंटरव्यू के लिए काम आए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में सारी चीज़ें फ्रेश होती है। तो आप ये मत सोचो कि हाँ मैं 2 दिन बाद मेरे को वो चीज़ें याद रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो चीज़ आपको याद रहेंगी। तो क्वेश्चन हमेशा क्या करो, आप नोट डाउन कर लो। इस इंटरव्यू से आपने 10 क्वेश्चन निकाले, इससे 10 क्वेश्चन, इससे 10 क्वेश्चन। और एक चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपका 5वां और जो छठा इंटरव्यू होगा उसमें कोई क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है। इसी जो आपने 5 इंटरव्यू पिछले दिए हैं, इसी में से 80% जो आपका कंटेंट यही आने वाला है। नहीं, बेसिकली ऐसा होता ही है। मतलब जो भी आप इंटरव्यूज दे रहे होते हैं ना, अगर आपने 4-5 इंटरव्यू से आपको रिजेक्शन मिल गया तो आपके क्वेश्चंस नोट आउट कर लो। बिल्कुल तो जो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा ना, मोस्टली क्वेश्चंस उसी में से पूछे जाएंगे, क्योंकि वो कहीं अलग से बना के नहीं लाते क्वेश्चंस, वो भी गूगल आउट करते हैं। एंड
जो भी इंटरव्यू होता है वो सब गूगल आउट करके लाते हैं क्वेश्चंस को, तो रिपीट होते रहते हैं वो क्वेश्चंस। अगर आप 5-6 इंटरव्यू दे लोगे ना, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा बिल्कुल। ठीक है भाई ये तो सारे क्वेश्चन पहले पूछ रखे हैं, आप आराम आराम से इजीली आंसर दे सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, इन्फोसिस छोड़ने का रीजन क्या है, क्यों इन्फोसिस छोड़ा? एक रीजन मुझे पता है कि पैसा, नो डाउटर, वो बहुत जरूरी होता है। दूसरा रीजन? तो फिर देखो, जैसा आपने बोला सबसे बड़ा रीजन तो पैसा ही था, हाँ क्योंकि जब ऑलमोस्ट 3.5 साल होने के बाद अपन वहीं थे, 2.2 पे शुरू किया था और ऑलमोस्ट 4 पे थे। तो मतलब हमने 3.5 साल में कुछ नहीं पाया। और पुणे कितनी महंगी सिटी आपको पता है ना, यहाँ रहने के लिए वो इनफ नहीं है। और सेकंड रीजन क्या था कि कुछ चेंज चाहिए था लाइफ में, कि हाँ अब 3.5 साल हो चुके उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते, अब कुछ अलग चाहिए। अब एक ही शक्ल देख देख के भी बोर हो गए थे कि हाँ इतने टाइम से एक ही शक्ल देख रहे हैं। तो कैसा था कि हाँ कुछ चेंज चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट में चेंजेस चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इतने टाइम से किसी एक कंपनी में काम करते हो तो एक आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, और मुझे भाई उस कंफर्ट जोन में नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं और 1.5 2 साल 3 साल रुक गया तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से निकलना। तो इसलिए एक रीज़न था कि मुझे कंफर्ट जोन में नहीं जाना था, और कुछ नई चीज़ें भी सीखनी थी जो कि उस कंपनी में ऑब्वियसली नहीं मिलने वाली थी। या डेफिनेटली, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो ना तो एक चीज पे ही आप सीखते हो, राइट? अगर आप कंपनी चेंज करते हो, बिल्कुल डेफिनेटली आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो आपको ना न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल, आपका नेटवर्क ग्रो होगा आपका। करेक्ट, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप नेटवर्क ग्रो कर रहे हो ना तो बहुत जरूरी होता है, लोग आपको जानेंगे, दूसरी कंपनी के लोग भी आपको जानेंगे, एंड उससे कहीं ना आपको ना सीखने को मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है उस चीज से। अच्छा मेरे को ये बताओ, जब आपने इंटरव्यू दिया था तो आपने क्वेश्चंस कहाँ से निकाले थे, और एक चीज की इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्वेश्चंस कैसा है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन मैंने गूगल से ही निकाले थे। गूगल पे जाके मैंने लिख दिया था कि एसएपी बेसिस इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ऐसा करके। और सेम चीज़ मैंने यूट्यूब पे करी थी। तो जो जो क्वेश्चंस आए थे मैंने उनकी पढ़ाई करी थी, और इसके अलावा जो मेरे प्रोजेक्ट्स में थी उनसे पढ़ाई करी थी। और कुछ सीनियर्स थे मतलब जो कि ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे, तो मैंने उनको भी कॉल पे पूछा कि हाँ इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे बेसिस के रिगार्डिंग। तो इस तरह से जो है मैं क्वेश्चंस की तैयारी करता था, और किसी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे को नहीं मालूम कि क्या है, तो मैं किसी सीनियर को कॉल करता था कि हाँ भाई ये इसका क्या आंसर हो सकता था, या फिर क्या जवाब देना चाहिए, या फिर मैं सेम चीज़ गूगल पे सर्च करता कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो बेसिकली क्या है कि जब आप 2.5 3 साल का एक्सपीरियंस से इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको बेसिक्स ही पूछते हैं, कोई ऐसा बहुत एडवांस में नहीं जाते, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता है कि आप जस्ट इस इन्वायरमेंट में सेट हो रहे हो। तो आपको बेसिक्स क्वेश्चन आएंगे, बट बेसिक्स क्या है कि आपको क्लियर होने चाहिए बेसिक्स, ये नहीं कि आप बेसिक्स में भी फंस रहे हो। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, नो डाउट, अगर आपको बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसके भी मतलब पूछते हैं क्वेश्चंस, तो आपको उसके आंसर पता होना चाहिए। अच्छा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर हम ऐसे भी बेसिस में जाते हैं या फिर एसएपी के अदर मॉड्यूल्स में जाते हैं तो ग्रोथ क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, अगर आपको लगता है कि 4 या 5 साल या 10 साल बाद उसमें फ्यूचर क्या रहेगा? देखो गौरव भाई, अभी तो एसएपी बेसिस या फिर एसएपी के अदर मॉड्यूल्स का ठीक चल रहा है। स्पेशली मैं बात करूँगा बेसिस की, क्योंकि आई एम फ्रॉम बेसिस। तो कैसा है कि बेसिस में अगर आप जैसा कि स्टार्ट करते हो करियर, तो ऑब्वियसली आपको 2.2, या फिर अगर आप इंजीनियर हो बीटेक बैकग्राउंड से, तो आपको 3.6 या 3.2 से आपकी स्टार्टिंग होगी। अगर आप किसी स्टार्टअप ज्वाइन करते हो तो 4 या 5 एलपीए से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो जैसे जैसे आपको टाइम होगा एसएपी बेसिस में, सपोज आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है या 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जब स्विच करोगे तो आपकी सैलरी जो है, बोल सकता हूँ मैं कि 10 से 12 के बीच में हो सकती है, बहुत इजीली 9 से 12 बोल सकते हो आप बहुत प्यार से। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थोड़ा 7 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी सैलरी इजीली 12 से 20 के बीच में जा सकती है। तो एक तो इसकी लिमिट नहीं है कितनी आप सैलरी उठा सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। क्योंकि कैसा है कि बेसिस में एक वो बंदा भी सर्वाइव कर रहा है कि जो कि डेली रूटीन पे वही काम कर रहा है, और बेसिस में एक और बंदा है जो कि अपने स्किल्स डेवलप कर रहा है। मतलब कि अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, हाना आई, तो उसने हाना डेटाबेस पढ़ाई करी, उसकी अच्छे से तैयारी करी, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पैकेज मिला क्योंकि ही हैज़ मोर नॉलेज। और अभी मार्केट में क्या है, क्लाउड चल रहा है, जैसा कि हर तरफ क्लाउड का जलवा है अभी। तो एसएपी बेसिस में भी सेम है कि सिस्टम्स अभी क्या है कि ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे जा रहे हैं। तो माइग्रेशन अगर किसी को आता है ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे करने के लिए, एडब्ल्यूएस की नॉलेज है, जीसीपी की नॉलेज है, या फिर एज्योर की नॉलेज है, तो ऑब्वियसली भाई उस बंदे को ज़्यादा पैकेज मिलेगा उस बंदे के मुकाबले जिसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है
कि वो कितना सीखने की उसके अंदर भूख है, या वो कितनी स्किल्स को अपने डेवलप कर रहा है। नहीं, नो डाउट, अगर आपको ना अगर एसएपी बेसिस में अकेले जाना है ना, तो मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी नहीं होंगे, आप कॉल भी नहीं आएंगे, आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी उसके लिए। जैसा आपने बोला एश्योर बिल्कुल जाना, बिल्कुल। एडब्ल्यूएस के लिए जाना, डेवऑप्स पे जाना, इनकी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा, अगर आप ये अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर दोगे ना, डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल में शॉर्टलिस्ट हो जाएगी इंटरव्यू के लिए। और अपॉर्चुनिटी नो डाउट आपको पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। जैसा इन्होंने बोला था कि मेंशन किया था कि अगर आप 2.5 या 3.5 के पैकेज पे होते हो, अगर आप पहला कंपनी चेंज करते हो ना, इजीली आपको 10 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा। आप चाहे उसे बिल्कुल बिल्कुल। 100% हाइक समझो या 200% हाइक समझो, बट इजीली आपको 10 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आईटी मार्केट में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है। नो डाउट अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है, बहुत है। अभी रिसेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ बट क्योंकि फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि यूएस मार्केट डाउन है, दैट्स वाई कि थोड़ा सा करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कंपनीज हायरिंग थोड़ी कम कर दी है। फ्रेशर्स के लिए, कम एक्सपीरियंस कर के लिए दिए। अभी भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बस कैसा है आपको कि आईटी में आपको पैसे लेने आना चाहिए, करेक्ट, नो डाउट। क्योंकि ऑब्वियसली हम काम किस लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। यहाँ लॉयल्टी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ लॉयल्टी ना, कंपनी आपको आपके साथ लॉयल है तो आपको भी कंपनी के साथ इतना लॉयल नहीं होना है कि घुस जाना है उसके अंदर, क्योंकि कल को आप नहीं तो कोई और है ना। तो आपको भी देखना है कि हाँ, मार्केट में जितना पैसा है मैं बना सकूँ बना लूँ, अलोंग विद लर्निंग। लर्निंग आपको करती रहनी है। नो डाउट। तो चंदन भाई मेरे को ये था, आपके दूसरी कंपनी है जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो, तो टी सिस्टम, कि उससे पहले बीच में आपने और किसी कंपनी में भी काम किया था? बिल्कुल। तो मैं इन्फोसिस के बाद मैं एंट्री डेटा के लिए मैंने स्विच किया था। तो वहाँ पे कैसा था कि मुझे थोड़ा कल्चर पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली जब आप ऐसे बेसिस में काम करते हो तो आपको शिफ्ट में काम करना पड़ता है। बट कैसा था कि मुझे 3.5 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उन्होंने शिफ्ट में डाला हुआ था, तो डे नाइट मॉर्निंग सारी शिफ्ट चल रही थी, और मुझे वैसा नहीं चाहिए था कि हाँ, मैं जिससे निकल के आया हूँ फिर से वो वापस शिफ्ट में जाना। तो मैंने वहाँ पे मात्र 3 से 4 महीने ही काम किया, और देन आई स्विच टू टी सिस्टम्स, जो कि डॉस टेलीकॉम का एक सब्सिडरी ब्रांच है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 10-11 महीने हो चुके हैं, और अच्छा चल रहा है यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, सीखने को मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है अपना भी। जो ऐसे भी बेसिस की तरफ जाना चाहते हैं या ऐसे भी मॉड्यूल्स की तरफ जाना चाहते हैं, एमएम को ले लो, फीको को ले लो, सिक्योरिटी को ले लो, वेब को ले लो, हाना के लिए जाना, मूव ऑन होना चाहते हैं, तो आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी? तो अभी जो लोग भी एसएपी में स्विच करना चाह रहे हैं, या फिर एसएपी बेसिस में आना चाह रहे हैं फील्ड में, तो उनके लिए बस एक ही एडवाइस है कि यहाँ पे आप अगर आते हो तो सबसे पहले तो आपको एक जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चलती है एसएपी के अंदर, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप सोच के आओगे कि हाँ, मैंने एसएपी का थोड़ा सा पढ़ लिया, मैं एसएपी में घुस गया और अब मेरे को सेट हूँ मैं, तो ऐसा यहाँ पे कभी नहीं होने वाला है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें आती है, जैसे काफ़ी टाइम पहले हाना डेटाबेस आई मार्केट में आफ्टर ओरेकल। स्टार्टिंग में कैसा था कि ओरेकल डेटाबेस चलता था, तो सब कुछ ओरेकल पे चलता था, बट जब एसएपी खुद का डेटाबेस लेके आई हाना, तो जिन जिन लोगों ने हाना सीख लिया पहले ही, आज वो बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। उसके बाद कैसा था कि अभी जो मार्केट में कैसा है कि एक क्लाउड का वो दौर चल रहा है कि हाँ, हर चीज़ों में क्लाउड आ गया है। तो अब आपको ऐसा क्लाउड सीखना पड़ेगा। आप ओरेकल पे हो और आप सिर्फ बोल सकते हो नहीं यार मेरे को ओरेकल आता है, और आज के टाइम पे क्लाउड की आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर वो चीज़ें जस्टिफाई नहीं करेगी, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। तो आपको कैसा है कि इस फील्ड में आना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मार्केट को जानना है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। बढ़िया फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे आपको ये फील्ड ऑब्वियसली उतना पैसा देगी। कभी भी इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत करी और आपको ये पैसा नहीं दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जितनी मेहनत उतना पैसा ये देगी आपको। डेफिनेटली मार्केट में बहुत पैसा है, और नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा है। आपको ना, आप मुंह खोलोगे ना आपको पैसा मिलेगा उतना, बट उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई, आप प्रोजेक्ट को अकेले बिल्कुल संभाल भाई। सको, कि और है पैसा अच्छा खासा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर तो पैसों का तो भाई गौरव भाई को ज्यादा पता होगा पैसों का, नो डाउट बहुत पैसा है। नहीं, नो डाउट आईटी में पैसा तो है, बट आपने काउंटर क्वेश्चन अच्छा किया, मैंने इसके लिए ना वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। अच्छा चंदन भाई, अच्छा चंदन भाई, एक चीज बताओ, अगर कोई एसएपी में रहता है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है और उसने 2 कंपनी चेंज कर दी इन बिटवीन, तो उसके 5 ईयर के बाद कितना पैकेज हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ 5 इयर्स के बाद अगर वो स्विच करता है, हाँ। तो इजीली जो है वो अगर बहुत ही कम लेता है, बहुत ही कम पैकेज पे अगर वो जाएगा,
तो भी वो 12 प्लस पे तो मिनिमम जाएगा। तो उसका जो रेंज रहेगा आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कह सकते हो कि आप 15 to 20 के बीच में रहेगा बहुत इजीली आफ्टर 5 ईयर्स, 15 लाख से अगर वो 20 उसकी लाख, तीसरी कंपनी है तो। अगर वो तीसरी कंपनी है तो मतलब 15 लाख से 20 लाख इस नवा स्मॉल अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट है। 20 भी ऐसा नहीं है कि एक लिमिट है कि हाँ हाँ यहाँ तक आप यहीं तक आप पहुंचोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टार्टअप कितना पे करती है। हाँ काम रहता है नो डाउट, बट स्टार्टअप आपको बहुत अच्छा खासा पेमेंट करती है। आप किसी बाहर की कंपनी के लिए डायरेक्टली ज्वाइन करते हो, भले ही आप इंडिया से ज्वाइन कर लो, बट बाहर की कंपनी के लिए डायरेक्टली ज्वाइन करते हो तो भी आपको भाई बहुत अच्छा खासा पैकेज देने वाले हैं वो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना ले पा रहे हो उनसे, बट मिनिमम आपको 12-15 तो मिलना ही है आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम। करेक्ट। और जैसा आपने बोला ना स्टार्टअप, तो नो डाउट पैसा भी मिलता है और आपको ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिलती है और बिल्कुल आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है स्टार्टअप्स में एज कम्पेयर टू आप किसी भी बिग कंपनीज में जाते हो। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट, मतलब इवन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि स्टार्टअप में चले जाऊँ, बट एक वो रहता है दिमाग में, नहीं यार जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, बस एक वो एक बिल्कुल इशू आता बिल्कुल है। अदरवाइज आपको डेफिनेटली स्टार्टअप में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वो आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो ना वहाँ पे, उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है। ये नहीं है कि आपको 20% हाइक मिलेगा या 30% हाइक मिलेगा। जितना आप अच्छा काम करोगे, आपका एक साल के अंदर लाखों में सैलरी पहुंच जाएगा। अगर 4-5 लाख पे काम करो ना, आराम से 10 लाख का पैकेज हो सकता है एक साल के अंदर। बट वो ये ना, आपको बिल्कुल एफर्ट्स देने बिल्कुल होंगे बहुत उसमें। फैसिलिटीज है, मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सुना है पॉसिबिलिटीज ऐसा है। कि उन्होंने एक साल काम किया कि उनका पैकेज 4 लाख से 10 लाख हो गया, 11 लाख हो गया स्टार्टअप्स में। तो हाँ, नो डाउट बिल्कुल मेरा एक खुद का दोस्त है, सॉरी कट करने के लिए, हाँ तो वो भी इसने स्टार्टअप ज्वाइन किया एंड नाउ ही इज वर्किंग इन जर्मनी। तो कैसा है कि स्टार्टअप अगर खुद ग्रो करती है तो आप भी ग्रो होगे उसके साथ और सेम रेट पे आप ग्रो होगे। बट एमएनसीज में ऐसा नहीं होता है। एमएनसीज में कैसा है कि आपकी ग्रोथ फिक्स है, चाहे कंपनी किसी भी लेवल तक ग्रो करे बट आपका ग्रोथ फिक्स है। बट स्टार्टअप का बिल्कुल अपोजिट है, कंपनी ग्रो करेगी आप भी ग्रो करोगे, आपका पैकेज क्या होगा पता नहीं। नो डाउट, ये तो है। चलो चंदन भाई, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा एंड ये पॉडकास्ट ऑलमोस्ट 35 मिनट का हो चुका है एंड सीरियसली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली आपसे भी एसएपी के बारे में। नो डाउट मैंने भी पहले एसएपी में काम किया है और हमारी ऑडियंस को इसके लिए एक पॉडकास्ट चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मैंने एक बार पोल डाला था इसके लिए कि भाई एसएपी के लिए पॉडकास्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो मोस्टली कमेंट एसएपी के लिए आ रही थी। मतलब और भी मैंने चीज़ें सेलेक्ट की थी बट एसएपी के लिए ज़्यादा आ रही थी। डेफिनेटली ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इवन अगर आपको ना इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए होते हैं तो भाई चंदन भाई के चैनल है, उन पे आप चेकआउट करोगे ना तो उन पे पूरी प्लेलिस्ट है उन्होंने बना रखी है, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच चंदन भाई चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच गौरव भाई। तो चैनल पे आप बेसिकली क्या है कि आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए देख रहे हो, मतलब स्टार्ट करने का सोच रहे हो लेकिन पता नहीं कैसे स्टार्ट करना है, तो मैंने वहां से वीडियो शुरू करी है और बिल्कुल एंड तक वीडियो डाली है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। बहुत आपको मजा आएगा, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है वो, ठीक है। तो गौरव भाई थैंक यू सो मच यार इनवाइट करने के लिए, और आई होप मैंने आपकी ऑडियंस के लिए कुछ नॉलेजेबल चीजें अरे शेयर करी होंगी और मजा आएगा। या डेफिनेटली डेफिनेटली हम दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमारी ऑडियंस को अच्छा रिस्पांस मिला इस वीडियो पे तो। बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच चंदन भाई। चलो भाई थैंक यू सो थैंक यू। मच, बाय। बाय। तो फाइनली आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हमने चंदन से बात की, सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया कि कैसे एसएपी में एंट्री ले सकते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, इंटरव्यू कैसे देते हैं, हमारा सैलरी कितना होता है, सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात किया। अगर आपको चंदन के चैनल को फॉलो करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उनके चैनल को भी। और उन्होंने भी जैसे प्लेलिस्ट के बारे में बात किया था, वो प्लेलिस्ट भी आपको उनके चैनल में मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो। लिंक्डइन आईडी मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है एसएपी से रिलेटेड तो यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। बाकी आप चंदन के लिंक्डइन अकाउंट पे या पे इंस्टाग्राम पे आप जाके पूछ सकते हो, आपके सारे इंसाइट्स पता चल जाएंगे, आपके जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। भाई गाइस, अगर आपको इस टाइप की और भी पॉडकास्ट चाहिए होते हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।